हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है एंड आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि मेंस 2026 यहाँ पर दे रहे हैं। सो द पॉइंट कि किस तरीके से हमने इन सेशंस को प्लान किया है, तो यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट थीम वाइज जिसमें PYQ कंपाइलेशन एज वेल एज प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, और ये डॉक्यूमेंट मिलता है सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। ऑलरेडी बहुत सारी कंपाइलेशन वहाँ पर अपलोडेड हैं। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स थीम वाइज, ताकि एक होलिस्टिक तरीके से आपका प्रिपरेशन यहाँ पर हो सके। ऑलराइट, चलिए, तो अभी हमारा एथिक्स का आज लास्ट डे होने वाला है। इन द लास्ट सेशन इटसेल्फ हमने कुछ केस स्टडीज डिस्कस करी थी, तो आज भी हमारा वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं केस स्टडीज की, किस तरीके से इन्हें आंसर किया जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आपको भी अपनी पूरी एक इच्छा के साथ, रिलीजियसनेस के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टाइमर आपको दिया जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सोचिए, आंसर्स लिखिए, और फिर जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो अपनी एक सेल्फ इवेल्यूशन करके देखिए कि हाँ जी कहाँ पर दिक्कत रह रही है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडीज। ठीक है जी। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो पहली बात, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2013 के बाद से जितने भी पर्टिकुलर सवाल यहाँ पर आए हैं, उन सभी सवालों की कंपाइलेशन आपको दे दी गई है ना। एंड ध्यान रहे, हमने केस स्टडीज को भी थीम वाइज यहाँ पर डिवाइड किया ताकि एक होलिस्टिक आइडिया यहाँ पर लग सके कि किस तरीके से डिफरेंट थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती हैं। तो वैसे ही जो आज का हमारा पहला सवाल होने वाला है वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ इस चीज़ को, एंड आई होप सभी के लिए विजिबल भी रहे, और फिर हम इसको आंसर करने की प्रोसेस शुरू करेंगे। कह रहे हैं कि मीना कुमारी जी हैं, राइट, एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चार्ज संभाला है स्टेट के क्रॉप लॉस कॉम्पनसेशन स्कीम का, जो कि फार्मर्स को 15,000 रुपए पर एकड़ पे करती है फॉर वेरीफाइड क्रॉप डैमेज। राइट, अब एनुअल कैग ऑडिट यहाँ पर होने वाला है। उनकी जो टीम है वो ये पाती है कि भैया एक ग्राम पंचायत में जो पे आउट्स हुई हैं, राइट, इट शोज दैट द पे आउट्स टू फार मोर लैंड होल्डर्स देन सैटेलाइट डेटा इंडिकेट्स एनी रियल बैक टू द लोकल विलेज लेवल वर्कर। राइट, अब पॉइंट यहां पर क्या आता है? पॉइंट यहां पर यह आता है कि भाई साहब उस समय पर जब इवैल्यूएशन वहां पर की गई कैग ऑडिट से पहले, उनकी टीम ने पाया कि एक ग्राम पंचायत में विच शोज द पे आउट्स टू फार मोर लैंड होल्डर्स, है ना, जो सैटेलाइट का डेटा इंडिकेट करता है उससे ज्यादा यहां पर लैंड होल्डर्स को बेसिकली पैसा यहां पर गया है, राइट, फॉर एनी रियल डिस्ट्रेस। राइट, रिपीट क्लेम्स ऑन द सेम सर्वे नंबर्स अक्रॉस ईयर्स एंड क्लस्टर ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट्स ट्रेस्ड बैक टू द लोकल विलेज लेवल वर्कर्स ब्रदर इन लॉ। राइट, अब सीधा सा मुद्दे की बात यहां पर यह कही जा रही है कि जो एक लोकल ब्रदर इन लॉ, वहां एक विलेज वर्कर है जो कि इस प्रकार से इनके सर्वे में सहायता करता है, तो उसी के ही ब्रदर इन लॉ के पास पाया जा रहा है कि भैया उसको रेपिटेटिव क्लेम्स यहां पर गए हैं। राइट, अब उस केस में यहां पर शी एस्टिमेट्स द फ्रॉड ऑफ रफली एट 1.8 करोड़ एंड ड्राफ्ट्स अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग रिकवरी एंड विजिलेंस रेफरेंस बिफोर शी कैन सबमिटेड। लोकल एमएलए जो है हु हैज पब्लिकली साइटेड द स्कीम एज अ कैंपेन अचीवमेंट अहेड ऑफ द इलेक्शंस इन 3 months आस्क हर टू होल्ड ऑफ ऑन द डिस्क्लोजर। राइट, कि भैया अपना अभी रुक जाओ, अभी इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अब उस केस में डिस्क्लोजर के लिए जो मना किया गया है, कंसर्न यहां पर क्या रेस किया, उनके लिए डिलेमा कैसे क्रिएट किया कि भैया आपकी एक पेंडिंग रिक्वेस्ट है होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स की, राइट, जिसमें डेफिनेटली उनका रिकमेंडेशन यहां पर लगेगा। अब बताइए कि किस प्रकार से इस केस स्टडी को रिजॉल्व किया जाएगा। तो सवाल यहां पर क्या क्या पूछे जा रहे हैं कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज जो कि इन्वॉल्व है इस केस में, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम देखते ही हैं। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है मीना जी के लिए, राइट, किसको आप यहाँ पर रिकमेंड करोगे। एंड थर्ड में यहाँ पर थोड़ा सा आपको केस स्टडी की बियॉन्ड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है कि व्हाट सिस्टमिक चेंजेस वुड यू सजेस्ट टू प्रिवेंट सच रिकरेंस। तो मुद्दे की बात यह है कि एक बीडीओ ऑफिसर आप हैं, ठीक है जी, और आपके पास इस समय पर क्रॉप लॉस असेसमेंट स्कीम का इंचार्ज यहाँ पर आपको दिया गया है। अब उस केस में आपने पाया गया कि भैया इतना 15,000 पर हेक्टेयर यहाँ पर एक एकड़ यहाँ पर मिलता है, बट कैग ऑडिट से पहले आपकी टीम ने पाया कि भैया एक ग्राम पंचायत में ज़्यादा पेमेंट्स गई हैं, ज़्यादा लैंड होल्डर्स को सैटेलाइट डेटा बोल रहा है कि भैया वहाँ तो कम लैंड होल्डर्स हैं, पेमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा गई हैं। राइट, अब उस केस में रिपीट क्लेम्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं ऑन द सेम सर्वे नंबर्स अक्रॉस ईयर्स एंड अ क्लस्टर ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट्स ट्रेस्ड बैक टू द लोकल विलेज लेवल वर्कर, जो आपका वहां पर काम कर रहा है उसी के ब्रदर इन लॉ के पास से पैसा मोस्टली जा रहा है।
तो फ्रॉड आपके सामने हुआ है, कैसे आप इसे डील करेंगे, कैसे इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को आप वहां पर शोकेस करेंगे, क्योंकि आपको लोकल एमएलए का भी प्रेशर आ चुका है, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिजॉल्व दिस। तो आपके सामने सवाल ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं, तो क्विकली अब इस क्वेश्चन के प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। एंड आपको 10 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा और आप अपना आंसर लिखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए, इस केस स्टडी को डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। इसे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं एंड लेट अस जस्ट शिफ्ट दिस ओवर हियर। तो ये आपका ये वाला सवाल रहेगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं।
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। नाउ लेट अस डिस्कस दिस, है ना, डायरेक्टली समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस केस स्टडी का आंसर वहां पर लिखा जा सकता है, राइट। तो जैसे कि लास्ट सेशन में भी हमने जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम हमने वहां पर एक डिस्कशन में लगाया था, दैट वाज अबाउट दैट हाउ दीज केस स्टडीज आर सपोज टू बी अप्रोच्ड। तो जैसे कि आपने पूरा मामला यहां पर देख लिया, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू, देन यू आर सपोज टू, जस्ट अ मिनट, आपको यहां पर आवश्यकता है उस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन देने, इस पूरे मामले की इंट्रोडक्शन देने की यहां पर एक रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। अब इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या मेंशन करेंगे कि भैया एक ऑफिसर की जो ड्यूटी है टू रिपोर्ट अ वेरीफाइड फ्रॉड, कि एक केस हाईलाइट करता है मीना कुमारीज रिपोर्ट ड्यूटी टू रिपोर्ट अ सर्टेन फ्रॉड जो कि उन्होंने अनकवर किया है, राइट, इन अ वेलफेयर स्कीम अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर, राइट, जिसमें क्विड प्रो को यहां पर देखने को मिल रहा है। क्विड प्रो को का मतलब यहां पर रहता है कि जहां पर मीना कुमारी जी को ट्रांसफर चाहिए एंड उसके लिए एमएलए साहब का अप्रूवल या कह लीजिए कि रिकमेंडेशन यहां पर लगेगा। एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट डू वी सी दैट वी हैव अगेन द रिपोर्ट विच हैज बीन which is supposed to be filed by मीना कुमारी, राइट। now the point is कि इस तरीके से यहाँ पर क्विड प्रो को की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर किस चीज के ऊपर आता है, अब मीना की इंटेग्रिटी के ऊपर। टेस्ट किस चीज का होगा, मीना की इंटेग्रिटी का होगा, राइट, करेज का होगा कि भैया वो जो पॉलिटिकल सिस्टम जो आपके अगेंस्ट यहाँ पर खड़ा हो सकता है उसके अगेंस्ट क्या आप अपनी फाइट लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एबिलिटी to maintain a relationship between her personal responsibilities towards family or something like that versus public responsibility or towards the duty, right। किस तरीके से वो अपने आप को भी और पब्लिक मनी को भी यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। दैट इज हाउ यू विल बेसिकली इंट्रोड्यूस कि भैया ये कंसर्न यहाँ पर प्रेजेंट है, क्विड प्रो को का कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल यहाँ पर उठ रहा है, राइट। फिर आती है सेकंड नंबर पे बात कि जहां पर हम ये बताते हैं कि भैया कौन कौन से स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। अब इस केस में अगर हम स्टेक होल्डर्स को ऑब्जर्व करें तो कौन कौन से हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले तो भैया खुद मीना कुमारी, बीडीओ मैडम, राइट। अब मीना कुमारी के बाद फिर यहां पर कौन आएगा, थिंक अबाउट इट कि भैया जो आपके जेन्युइन क्रॉप लॉस बेनिफिशियरीज हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट हाईलाइट की जाएगी तो भैया बाकियों के ऊपर भी इंपैक्ट यहां पर आ सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस से दैट विलेज लेवल जो आपका वर्कर है, विलेज लेवल वर्कर के ऊपर यहां पर बात आ सकती है, राइट। और उसका जो खुद का ब्रदर इन लॉ बेनिफिशियरी जो अब तक यहां पर फायदा उठा रहा था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब कहीं ना कहीं भैया आपके लोकल एमएलए साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनका भी एक स्टेक होल्डरशिप यहां पर आएगा, राइट। विजिलेंस अथॉरिटी, क्योंकि भैया कल को वो भी इस सच को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस से कि टैक्स पेयर्स भी यहाँ पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं का पैसा यहाँ पर यूज किया जा रहा है, राइट। टैक्स पेयर्स का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा, एंड मोस्ट ऑफ जो आपका इलेक्टोरेट है कि जिन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि भैया सरकार ने स्कीम में बहुत अच्छा से काम किया है आने वाले इलेक्शंस के लिए, तो सभी लोग यहाँ पर क्या बन जाते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के स्टेक होल्डर्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। अब स्टेक होल्डर्स हमने बता दिया, अगली प्रोसेस हमारी क्या रहेगी कि जहां पर हम ये बताएंगे कि भैया कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। एथिकल इश्यूज कौन कौन से यहां पर इन्वॉल्व हम उस चीज के बारे में अब यहां पर बात करेंगे, राइट। सबसे पहले तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि भैया
एमएलए लिंक करेगा एक लेजिटिमेट सर्विस एंटाइटलमेंट, है ना, जो कि एक ट्रांसफर रिकमेंडेशन यहाँ पर है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट, है ना, सप्रेशन ऑफ द रिपोर्ट, है ना, तो वो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है मीना कुमारी के लिए, राइट। सेकंड यहाँ पर आती है बात मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नेपोटिज्म का कंसर्न है, क्योंकि भैया एक के ब्रदर इन लॉ को वहां पर पैसा मिलता जा रहा है सरकार की तरफ से, है ना, फेवरेटिज्म यहाँ पर हो गया है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का आपका एथिकल इशू यहाँ पर आ जाएगा, राइट। उसके अलावा ड्यूटी वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट, तो चलो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, बट द पॉइंट इज कि जब आप एथिकल इश्यूज यहाँ पर हाईलाइट करोगे तो आपने जितना भी चीजें अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ी हैं वो सारी चीजें फिर आपके लिए यहाँ पर रेलेवेंट बन जाती है ना। लेट्स से दैट अकाउंटेबिलिटी, टू विजिलेंस और स्टैट्यूटरी बॉडीज, वैसे तो यू आर सपोज टू फाइल द करेक्ट रिपोर्ट ना, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी यहां पर देखने को मिल रही है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसर्न यहां पर है कि भैया सभी के बीच में रिसोर्सेज इक्विटेबली बांटे जाने चाहिए थे बट वो नहीं हुए, है ना। एंड मोर ओवर मॉरल करेज, वर्सेस इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी, वर्सेस इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी, राइट, कि जहां पर आपका एक मिड लेवल ऑफिसर रिस्क कर रहा है पावरफुल एक पॉलिटिशियन के साथ यहाँ पर बढ़ने के लिए, है ना, और कहीं ना कहीं उसके वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, उसके करियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, भैया इंस्टीट्यूशन में फिर वो सर्वाइव भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं इस प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, राइट ना। आफ्टर हाईलाइटिंग द इश्यूज, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, एक जो कोर डिमांड यहाँ पर रहती है वो है कि बताने कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि मीना कुमारी के पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। तो पहली बात तो हम ऑप्शंस के केस में, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था दैट व्हेनेवर यू आर सपोज टू प्रेजेंट द ऑप्शंस, मेक श्योर कि हर एक ऑप्शन के केस में आप अपना मेरिट डिमेरिट साथ में जरूर बताएं, है ना। जहां पर ऑप्शन 1 के केस में हम कह रहे हैं कि भैया कंप्लाई कर लो, है ना, कि जो भी यहां पर एमएलए की रिक्वेस्ट है उसके साथ कंप्लाई कर लो, रिपोर्ट का भी यहां पर डिले कर लो, प्लस अपना जो ट्रांसफर का रिकमेंडेशन लेना वो भी ले लो, है कि नहीं, ट्रांसफर का भी रिकमेंडेशन ले लो। अब इसमें मेरिट में क्या आएगा कि भैया आपका फायदा हो गया है ना, जो आपका रिलेशनशिप था एक एमएलए साहब के साथ वो प्रिजर्व्ड रहा, अब आपको कोई कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हो, अपना ट्रांसफर सिक्योर कर लो। पर डीमेरिट्स फिर यहाँ पर क्या आते हैं, डीमेरिट्स फिर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट बन जाते हैं कि जहां पर आपने अपनी इंटीग्रिटी को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, है ना। जो पर्टिकुलर फार्मर्स है, जेन्युइन फार्मर्स हैं, आपने उनके लिए कुछ भी स्टेप यहाँ पर नहीं लिया, फ्रॉड को परपेचुएट होने दिया कि भैया चलने दो, राइट। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं जो आपके ओवरऑल जो आपकी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, आपकी जो ड्यूटी है उसमें जो आपकी कंसर्न्स हैं वो कैग भी कल को पकड़ लेगा और आपके ऊपर कल को इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये आप बेसिकली पॉइंट अपना यहाँ पर मेरिट डिमेरिट में यहाँ पर बता सकते हो। दूसरी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि भैया काम करते हैं कि पैसिवली सिट ऑन द रिपोर्ट, कि थोड़े समय के लिए रुक जाइए, राइट। एंड जो कैग है उसको ये चीज हाईलाइट करने दीजिए, कैग ऑडिट में इस चीज को हाईलाइट करने दीजिए, है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा कि भैया एमएलए साहब आपसे यहाँ पर नाराज नहीं होंगे, आपका रिलेशनशिप अभी उनके साथ बरकरार रहेगा, है ना। आपको शायद जो बेनिफिट चाहिए वो भी आपका बरकरार रहेगा, आपकी ओपन कॉन्फ्रंटेशन आप एमएलए साहब से अवॉइड कर पाओगे, राइट। बट द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स में भी फिर हमारे पास यहाँ पर कंसर्न्स भी बन जाते हैं। अब डीमेरिट्स के केस में यहाँ पर कंसर्न्स क्या बन जाते हैं कि भैया कि इन एक्शन तो फिर भी आपका एक डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है ना, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी यहां पर देखने को मिलेगी। डेडिकेशन के केस में पढ़ते हैं ना हम, डेडिकेशन आपका जहां पर आप ड्यूटी के साथ साथ कंपैशन भी लेके आ रहे हो
और उस तरीके से अपना काम वहां पर कर रहे हो, पैशन लेकर आ रहे हो, अपना काम वहां पर कर रहे हो, है ना। डायरेक्शन की जब आपका जो बनता है आप वो भी नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी से हट रहे हो, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ ड्यूटीज, राइट। तो उस केस में आपका सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यही बन जाएगा कि आपकी डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है, कल को कैग ने अगर फाइंड आउट कर दिया कि भैया आपने इस चीज को फाइंड आउट क्यों नहीं किया, राइट। ये भी पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। थर्ड, अब यहाँ पर बात बनती है कि भैया आप एक काम कीजिए, आप सबमिट कर दीजिए अपनी रिपोर्ट, ठीक है जी। सबमिट कर दीजिए अपनी रिपोर्ट प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, लेट इट बी डन, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो भी उनकी रिक्वेस्ट है उसको राइटिंग में डिमांड कर लो, राइट। अगर ऐसी कोई डिमांड है भी उनकी तो उसको राइटिंग में डिमांड कर लीजिए। अब इस केस में आपका क्या है कि आपके मेरिट में आपने अपनी इंटेग्रिटी को यहाँ पर बरकरार रखा, है ना, रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखा, पब्लिक इंटरेस्ट आपका यहाँ पर अपहोल्ड हुआ, ये सभी चीजें आपने इंश्योर कर दी, आपने प्रोटेक्ट कर लिया कि भैया फ्यूचर में फ्रॉड के चलते जो आपके जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं उनको यहाँ पर इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। एंड मोर ओवर इतना बड़ा आप फ्रॉड यहाँ पर हाईलाइट करोगे तो कहीं ना कहीं एक डिटरेंट सिग्नल भी जाएगा कि भैया ऐसे फ्रॉड यहाँ पर काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। बट डिमेरिट्स के केस में क्या है कि आपका ट्रांसफर के केस में एमएलए साहब का सपोर्ट शायद अब हमेशा हमेशा के लिए विड्रॉ हो चुका है ना। पॉसिबल है कि पॉलिटिकल बैकलैश भी यहाँ पर आ जाए, हरासमेंट यहाँ पर हो सकती है, इनफॉर्मल आपकी प्यूनिटिव पोस्टिंग यहाँ पर की जा सकती है, दैट इज द कंसर्न जो कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। बट देर इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट, ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर क्या कहता है कि जो आपने थर्ड में किया वो तो करे करो, राइट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आपके इमीडिएट सुपीरियर हैं, जो भी आपके रिपोर्टर, जो भी आपके बॉस हैं, है ना, उन बॉस को भी लूप में ले लो भाई। उनको रिपोर्ट सबमिट करने से पहले सारी बातें उनको बता दो कि भैया ये चीजें हैं, जैसे डीसी साहब ही होंगे, है ना, डीसी साहब को यहाँ पर लूप में लिया जाए एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर लूप में लिया जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा मैंने अनकवर किया है एंड आई एम अबाउट टू सबमिट अ पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। अब इसमें क्या रहेगा कि एक तरीके से ना जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है जो आपके ऊपर है ही है, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, है ना। एक इंस्टीट्यूशनल कवर भी आपके लिए मेंटेन रहेगा ताकि आप पहले से बता दो कि हाँ जी मैंने तो इस चीज को फाइंड आउट कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट। आप ये मत बताओ कि आपको एमएलए साहब प्रेशर कर रहे हैं, ये मत कहो, है ना, क्योंकि आपके पास भी कोई सबूत नहीं है उस चीज का। आप एक नया तथ्य वहां पर जोड़ दोगे, उसके वजह से कंसर्न और बढ़ जाएगा आपके लिए। अब अपनी अकाउंट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करो, इंस्टीट्यूशनल कवर भी फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड जो बैकलैश होने के चांसेस रहते हैं ना फिर वो कम रहेंगे, है ना। एंड इट विल नॉट बी जस्ट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि आपने रिपोर्ट लिखी है, आप इसको पब्लिश कर रहे हो, बट जो रिस्क है ना, कि जो कंसर्न है कि भैया कि कल कोई रिपोर्ट दब जाएगी, कल कोई रिपोर्ट कंसर्न में आ जाएगी कि भैया जैसे आपने रिपोर्ट सबमिट करी आगे जाके वो पब्लिश ही नहीं हुई। अब जब आपने बाकी लोगों को लूप में ले लिया होगा ना तो रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी और उसकी जो पब्लिश होने की टेंडेंसी है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगी एंड दैट इज समथिंग जिसके लिए हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर काम करना, बिकॉज दैट इज अ कंसर्न कि आप रिपोर्ट सबमिट कर दो कल को पब्लिश ही ना हो, है ना, वो दबी रह जाए फाइल की फाइल कहीं ना कहीं। जो आप मल्टीपल लोगों को लूप में ले लोगे तो एक तरीके से आपका पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। बट डिमेरिट क्या है इस केस में कि भैया इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है ना, मार्जिनल डिले भी आ सकता है ना, एक डिले आ सकता है आपकी रिपोर्ट पब्लिशिंग में, हालांकि आपने मल्टीपल लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट द ऑप्शंस। अब आप अपना आंसर क्या बताओगे कि भैया आपकी रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, व्हाट इज योर रिकमेंडेड अप्रोच। व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच कि आप यहां पर ऑप्शन 3 प्लस ऑप्शन 4 को फॉलो करेंगे, ठीक है जी, कि अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की जाए, शेड्यूल पे की जाए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल के थ्रू किया जाए, फॉर्मली सभी चीज़ों को इन्फॉर्म किया जाए, राइट। एंड कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि भाई साहब उस तरीके से आप अपने सीनियर्स को लूप में लेंगे, आप अपने विजिलेंस विभाग को लूप में लेंगे तो एक आपके लिए इंस्टीट्यूशनल कवर भी यहाँ पर बनेगा एंड उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट। अब इसमें क्या रहेगा कि आप कहीं ना कहीं आप इंश्योर कर पाओगे कि भैया उस फ्रॉड के ऊपर अब काम भी किया जाए, है ना जी। एंड कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि भैया आपको किसी तरीके अगर आप अकेले रिपोर्ट सबमिट करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि नहीं भैया अपनी रिपोर्ट वापस लो, बोल दो कि मैंने गलत लिखा, बट अब आपने विजिलेंस विभाग को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है फॉर्मली, तो उस केस में अब आपकी रिपोर्ट की जो वेरिफिकेशन है वो विजिलेंस विभाग भी कर सकता है, वो बोलेगा कि नहीं भैया रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है। कल को अगर आपको प्रेशराइज भी किया जाता है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, मोर ओवर वट एवर योर ड्यूटी इज टूवर्ड्स द
पब्लिक टुवर्ड द सिटीजन्स, वो भी आप यहाँ पर इंश्योर कर पा रहे हो। एंड द वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग कि जो वेलफेयर स्कीम का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, अब इट विल बी इंश्योर्ड कि वो बाकी लोगों तक भी यहाँ पर पहुंच सके, राइट, ये बाकी लोगों तक भी यहाँ पर पहुंच सके। दैट इज द पॉइंट विच इज वेरी क्रूशियल टू मेंशन। अब देखो ना, ऑनगोइंग इलेक्शंस है आने वाले कुछ समय में, तो सिटिंग पार्टी के लिए कंसर्निंग फैक्टर तो यहाँ पर बन जाएगा कि अच्छा भैया, हम इस स्कीम को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते थे, अब उसी की कंसर्न में इतने सारे इश्यूज यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। तो रिकमेंडेड ऑप्शन आपके पास ऑप्शन 3 और 4 है। अब क्वेश्चन में एक और जो डिमांड यहाँ पर रखी गई जिसको हमें किसी भी तरीके से स्किप नहीं करना है, व्हाट सिस्टमिक चेंजेस वुड यू सजेस्ट टू प्रिवेंट सच रिकरेंस, कि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, उस चीज के लिए आप क्या यहाँ पर सजेशंस देना चाहते हो। तो आप कुछ मेजर्स यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे कि भैया जो भी आपका डेटा कवरेज यहाँ पर लिया जाए उसमें आधार की इंक्लूजन यहाँ पर किया जाए, है ना, ताकि बेनिफिशियल आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, राइट। आपका जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए ताकि आपकी जियो टैगिंग की जा सके उन लैंड पार्सल्स की, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा वहां पर रिलीज किया जाए, राइट। थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट्स यहाँ पर करवाए जाए, थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट्स यहाँ पर आप करवाओगे, ग्राम सभा का जो आपका एक कमिटी बना के वहां पर अगर ऑडिट्स करवाओगे तो इट विल बी बेटर टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डीबीटी यहाँ पर इंश्योर किया जाए, डीबीटी से इंश्योर किया जाएगा, प्लस बायोमेट्रिक यहाँ पर कर दिया जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बेनिफिशियरीज का पता भी लगता रहेगा किस किस को मिल रहा है, किस किस को नहीं मिल रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको रिवाइज किया जाए, स्पेशली फॉर द बीडीओज, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं ताकि बताया जा सके कि भैया दिस इज हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू रेगुलर ऑडिट्स, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अब कंसर्न क्या है कि आप विसल ब्लो कर रहे हो तो आपको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म भी यहाँ पर बेहतर करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, इसका सेफ गार्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड कंसर्निंग फैक्टर जो विलेज लेवल वर्कर का था, तो भैया पीरियोडिक रोटेशन करते रहो, एक ही बंदा वहां पर विलेज लेवल वर्कर पे वहां पर काम ना करे, है ना, नए से नए लोगों को वहां पर इंक्लूड किया जाए ताकि इस प्रकार का नेपोटिज्म का कंसर्न कल को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। एक और केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी। लेट्स डिस्कस दिस नंबर 5, राइट। राजीव सिन्हा, SDM of flood hit hill subdivision, leads a relief team into a town cut off for 36 hours by a landslide, right, जिसमें बहुत सारी कंफर्म्ड डेथ्स भी यहाँ पर देखने को मिल चुकी हैं। ग्रीविंग क्राउड आपको सराउंड कर लेता है, आपकी टीम को ब्लेम करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसी केओस में राजीव का जो सबसे रिलायबल ऑफिसर है हिमसेल्फ was unable to reach his own family for 2 days, right। तो वो कहीं ना कहीं shouts back at the bystander, exchange वीडियो पे आ चुका है, जिसकी वजह से क्राउड और ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, राइट। 2 और मेंबर्स हैं आपकी टीम के, वो प्राइवेटली राजीव जी को आके बताते हैं कि भैया दैट दे वांट टू बी रीअसाइंड, कि उनको यहाँ पर नहीं करना है, दे वांट टू बी रीअसाइंड। With only a couple of hours of daylight left and the district collector awaiting an update, Rajiv must manage the crowd, his team and operation all together. Now think about it कि यहाँ पर राजीव जी जो खुद में, है ना जी, SDM साहब हैं एक पर्टिकुलर हिल सब डिवीजन के, जहाँ पर आपका फ्लड इम्पैक्ट हुआ है, रिलीफ टीम वहाँ पर पहुँची है, उस रिलीफ टीम में राजीव जी भी हैं, राइट। इनटू अ टाउन जो कि 36 साल से कट ऑफ है लैंडस्लाइड की वजह से, डजन डेथ्स वहां पर हो चुकी हैं, ग्रीविंग क्राउड ऑलरेडी घेर चुका है। राजीव जी का एक सबसे बड़ा ट्रस्टेबल और रिलायबल ऑफिसर है, हिमसेल्फ अनेबल टू रीच हिज ओन फैमिली फॉर 2 days। कहीं ना कहीं भैया इस शाउट बैक्स एट द बाई स्टैंडर्ड, एक्सचेंज वीडियो पर रिकॉर्ड हो चुका है, राइट, जिसकी वजह से क्राउड और ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं 2 और मेंबर्स कह रहे हैं कि भैया हमारे को रीअसाइन करो, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, राइट। तो एक कंसर्न किस चीज़ का क्रिएट हो रहा है, ये कंसर्न क्रिएट हो रहा है कि भैया लोगों के इमोशंस को अब कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दैट हाउ शुड राजीव हैंडल द इमीडिएट सिचुएशन विद द क्राउड एंड हिज ऑफिसर, हाउ शुड द एड्रेस ऑफ हिज ऑफिसर्स आउटबर्स्ट इन द मोमेंट एंड आफ्टरवर्ड, राइट। ऑब्वियसली जब उन्होंने उनका ऑफिसर का आउटबर्स्ट हुआ तो उसके भैया बाद उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज आर बीइंग टेस्टेड एंड हाउ वुड यू अप्लाई देम हियर। तो ये एक सवाल आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में।
10 मिनट का समय आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पर हम ऑलरेडी देखते हैं कि भैया ये स्टेक होल्डर वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट डिमांड आपसे की गई, तो वैसे डिफरेंटली आपको इसको आंसर भी करना है। दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट, ताकि एक होलिस्टिक आइडिया लग सके कि ऐसी केस स्टडीज को हम कैसे डील करते हैं। तो आई होप सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका हो कि एग्जैक्टली कंसर्न क्या है। ऑलराइट, आपका समय शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देन विल डिस्कस दिस।
ऑलराइट, सो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को आंसर किया हो. तो इफ यू टॉक अबाउट इट, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली डिस्कसिंग अबाउट द कंसर्न फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, कि उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है. तो उसी कंटेक्स्ट में आपका आंसर भी वहाँ पर फॉर्मुलेट होना चाहिए, जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर में या यूनिट में जो आप इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ते हो उनको भी कोट करना फिर यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है. बट टू टॉक अबाउट इट, कि यहाँ पर अब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम अभी तक लिखते आए हैं कि भैया इश्यूज इन्वॉल्व, एथिकल ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, वो डायरेक्टली नहीं पूछते हो. डायरेक्टली क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना जरूरी है. वो कह रहे हैं कि हाउ शुड राजीव हैंडल द इमीडिएट सिचुएशन विद क्राउड एंड हिज ऑफिसर, how should he address his officer's outburst in the moment and afterward, what emotional intelligence competences are being tested here, and किस तरीके से इनका एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए. दैट इज द पॉइंट जो हमने क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ना है, राइट. अब इसी केस में क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ते हुए अगर इस क्वेश्चन का आंसर करने की शुरुआत करें, सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस व्हाट डू वी से दैट ओके देन इन दिस होल सिनेरियो आपको इंट्रोडक्शन में चीज यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि दिस पर्टिकुलर सिनेरियो की जहां पर डिजास्टर का इंपैक्ट देखने को मिला है, यहां पर राजीव की जो एबिलिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो यहां पर टेस्ट की जा रही है ना, कि उस पूरे डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को कैसे वो कंटिन्यू करते हैं, जहां पर एक तरफ ग्रीविंग पब्लिक है, जहां पर एक स्ट्रेस टीम है, एक एंग्शियस सुपीरियर है, और इस पूरे सिचुएशन को अब सोशल मीडिया पे भी कवर करना शुरू कर दिया जाएगा. एंड कहीं ना कहीं अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि एक ट्रस्टेड ऑफिसर का कंपोजर, लॉस ऑफ कंपोजर वहां पर हुआ है. अब उस चीज की अकाउंटेबिलिटी कौन यहां पर लेगा. तो एक तरीके से देखा जाए अंडर कंपाउंडिंग प्रेशर कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को हैंडल किया जा सकता है, उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं. और वही चीज आपको यहां पर बतानी भी है कि सिर्फ और सिर्फ इट इज नॉट अ कंसर्न और इट इज नॉट अ टास्क ऑफ क्राउड कंट्रोल, बट इट इज अ टास्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ भैया यहाँ पर कोई जानबूझ के भड़क नहीं रहा, लोग ग्रीव्ड है ना, उनकी भैया लोगों की मृत्यु वहां पर हुई है, तो उसके इसमें डेफिनेटली उनका कंसर्न भी कहीं ना कहीं जायज रहेगा. अब इसमें जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच हमेशा रहती है, जो हम करते भी हैं, कि चलो भैया एक शॉर्ट तरीके से स्टेक होल्डर्स मेंशन कर दो. पहली बात तो राजीव खुद से यहाँ पर एक स्टेक होल्डर है ना, राजीव सिन्हा. उसके अलावा जो आपका अफेक्टेड ऑफिसर था जिसका गुस्सा वहां पर निकल गया, राइट, क्योंकि डिस्ट्रेस है, अपनी फैमिली को रीच नहीं कर पा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके और दो टीम मेंबर्स जो कि रीअसाइनमेंट यहाँ पर मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वहाँ पर रिलीफ मेजर्स अभी करंटली चल रहे हैं, राइट. उसके अलावा जो आपका ग्रीविंग क्राउड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट. ग्रीविंग क्राउड के अलावा आपका जो सुपीरियर वहाँ पर रिपोर्ट की वेट कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगी, जो सोशल मीडिया पे उस वीडियो को देखेगी जहां पर आपके ट्रस्टेड ऑफिसर का गुस्सा देखने को मिला है, राइट, है कि नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी फैमिलीज है ऑफ द डिसीज्ड, वो यहां पर आ जाएंगे, है कि नहीं. अब जस्ट बिकॉज आपने स्टेक होल्डर्स यहां पर मेंशन कर दिए, तो एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड होगी कि हाँ जी आपको इस पूरी पिक्चर की रियलिटी पता है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर आपके एक्शंस का इम्पैक्ट पड़ सकता है. दैट इज द पॉइंट ऑफ मेंशनिंग द स्टेक होल्डर्स, दैट विच आर द पर्टिकुलर पीपल जिनके एक्शंस और जिन पर आपके एक्शंस का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड को रीअसेस करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पूछा गया है, राइट. दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं. वो कह रहे हैं कि पहली बात, हाउ शुड राजीव हैंडल द इमीडिएट सिचुएशन विद द क्राउड एंड हिज ऑफिसर. अब इस केस में हमारे पास जो मुख्य पॉइंट बनता है वो क्या है कि भैया पहली बात तो डीएस्केलेट. अब सीधी आप हेडिंग डालोगे दैट हैंडलिंग द इमीडिएट सिचुएशन विद द क्राउड एंड द ऑफिसर, राइट. पहला पॉइंट तो क्या है कि आपको डीएस्केलेट करना ही पड़ेगा, किसे, क्राउड को. डीएस्केलेट द क्राउड, है ना, कि आप एक्नॉलेज कीजिए उनका ग्रीफ. अब देखो इस केस में ना आप लाठीचार्ज या डंडा नहीं चला सकते कि हाँ जी भैया हम आपका दुख तो समझते नहीं, आप हमें अपना काम करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करना है. ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, बिकॉज इट इज अ ग्रीविंग सिचुएशन वेयर द पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, राइट. तो उस केस में आपको उस ग्रीफ को ओपनली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जी हाँ हम बिल्कुल किसी डिफेंसिवनेस में नहीं जाते हुए हम एक्नॉलेज करते हैं कि लोगों की मृत्यु यहाँ पर गई है. क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो लोग गुस्से में है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको
एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और उनकी हॉस्टाइलिटी है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। गुस्सा किस वजह से है? बिकॉज उनका लॉस हुआ है, उस चीज का गुस्सा है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो ऐसे नहीं हो जाएंगे कि भैया सबको मारना शुरू कर देंगे, नहीं। ना ही आपको आर्ग्यू करना है और ना ही उनकी टोन को मैच करना है कि अच्छा आप भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिकेटली जो आपको अपनी कम्युनिकेशन यहां पर रखनी है, इट हैज टू बी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट से मेरा मतलब क्या है कि आप वेग बातें मत करें उस समय पर कि हाँ जी हम देख लेंगे, हमारे को इतना एस्टिमेट है। ये आप जितना आपको पता है आप उतना उनको बताइए कि हाँ जी मुझे ये बिल्कुल फैक्ट्स के साथ पता है कि इतनी देर में आपको सपोर्ट मैकेनिज्म और आने वाला है, अफेक्टेड फैमिलीज को हम या अफेक्टेड जितने भी लोग हैं जो इंजर्ड हैं उनको हम इतनी देर में हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। ये पूरा उनको कॉन्क्रीटली हर एक चीज बताइए ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ यार ये एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पर आपके लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड उस केस में जो आप अपने एंड पर थोड़ी सी अथॉरिटी लेते हुए कहेंगे ना कि जी हाँ इतनी देर में आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवा दी जाएंगी, तो उस केस में एक पर्टिकुलर उस एजिटेशन को आप कहीं ना कहीं रोक पाओगे, है ना। एंड मोर ओवर कि क्या अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आप अपनी न्यूज़ नहीं दोगे, अपना फैक्ट वहां पर नहीं बताओगे, तो फिर अजम्पशन शुरू हो जाएंगे। अच्छा भैया मेडिकल ट्रीटमेंट तो आ ही नहीं रहा। अच्छा आप कहोगे कि भैया मैं इसलिए नहीं बता रहा था बिकॉज मुझे लगा क्यों बताना, जब आएगा तब बता देंगे, नहीं। उनको पहले इन्फॉर्म कर दो कि भैया अच्छा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, ताकि उनको क्लैरिटी दे कि अच्छा भैया ये चीजें अभी होने वाली हैं। और उनका जो एक ऐसे सिचुएशन में जब लॉस हो रखा होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो रखा होता है, उस समय पर जो एक बहुत मेजर तरीके से कुछ लोग अजम्पशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो उन अजम्पशंस को हम पहले से ही दबा सकें, राइट। तो क्राउड का इमोशन समझ के उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक है, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप चीज आपने कर दी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर मीडिएटर्स को इन्वॉल्व करोगे, लोकल मीडिएटर्स को इन्वॉल्व करोगे, स्पेशली जो आपके वहाँ पर लोकल लीडर्स हैं उन सभी को बुलाओगे, पंचायत के लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाओगे ताकि भैया उनकी मॉरल अथॉरिटी को वहां पर यूज किया जा सके, राइट। अब आप थोड़ा सा अगेन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करोगे कि भैया चलो थ्रू दीज मीडिएटर्स, ताकि सिचुएशन को डीएस्केलेशन में और थोड़ा सा हेल्प किया जा सके, राइट। उसके अलावा जो आपका ऑफिसर जिसका आउटबर्स्ट वहां पर आ गया उसको क्वाइटली रिपोजिशन कर दो। सभी के सामने झाड़ने की जरूरत नहीं है, क्वाइटली रिपोजिशन कर दो, क्योंकि सभी के सामने झाड़ोगे तो भैया उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इस समय पर लोग चाहिए अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्वाइटली उसको रिपोजिशन कर दो, ठीक है जी। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि भैया क्राउड के सामने उसको एकदम से बोलो कि नहीं तुम यहाँ नहीं वहां जाओ, ताकि क्राउड को लगे कि देखो जी हमारे उसका तो फायदा मिल गया। क्योंकि अगर आप इसे एज अ विजिबल पनिशमेंट दिखाओगे तो क्राउड को लगेगा कि अच्छा भैया हमारी चीजों को तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, हमारे गुस्से का तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर वो और गुस्सा करने की कोशिश करेंगे कि शायद काम जल्दी हो जाए। नहीं, आपको क्वाइटली उसको रिपोजिशन करना है, नॉट एज अ विजिबल पनिशमेंट बट एज अ बेसिकली लेट्स से उस फ्लैश पॉइंट को वहां पर रिमूव करना ताकि इस कंसर्न को आप एड्रेस कर सको, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे सिनेरियो में, पूरे सारे सिनेरियो में यू हैव टू प्रायोरिटाइज लाइफ सेविंग वर्क। यू हैव टू प्रायोरिटाइज द लाइफ सेविंग वर्क। तो ये आपका एक बेसिक सा रिस्पॉन्स यहां पर तैयार हो चुका है दैट हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न। अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, हाउ शुड ही एड्रेस हिज ऑफिसर्स आउटबर्स्ट इन द मोमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स, कि उस मोमेंट में किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए और उसके बाद भी किस तरीके से एड्रेस होना चाहिए, क्या उनका एक कोर्स ऑफ एक्शन यहां पर क्या रहेगा उसके बारे में बताना यहां पर जरूरी है, राइट। चलो जी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस कंसर्न को एड्रेस किया जा सकता है। तो पहली बात, इन द मोमेंट आप सिंपल शब्दों में लिखेंगे कि कहीं ना कहीं उसे पब्लिकली रिप्रिमांड नहीं करना है ना, क्योंकि ऑफिसर और ह्यूमिलेट हो जाएगा और उसका कंसर्न और यहाँ पर बढ़ जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वो ऑफिसर खुद भी कहीं ना कहीं परेशान है, उसके खुद के भी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज वो अपनी फैमिली तक पिछले 2 दिनों से रीच आउट नहीं कर पाया, उसे नहीं पता उसकी फैमिली सेफ है या नहीं है। आप उसको बस थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा साइड में लेके जाइए, है ना, टेक हिम aside from the whole situation for a brief amount of time। उसके एग्जॉशन को एक्नॉलेज कीजिए, उसकी फैमिली को जो ना पहुंचने वाला जो उसका दुख है, जो उसका एक अनसर्टन बिहेवियर है, उसको आप एक्नॉलेज कीजिए। जी हाँ, दैट यू आर डेफिनेटली राइट ऑन योर पार्ट, आप बिल्कुल अपने पार्ट पे सही है कि आपकी एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके माइंड में करंटली चल रहा है, इट इज़ वेरी वेरी रियल। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं भैया तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ पर काम करो, ड्यूटी करना है, ऐसा सब कुछ बोलोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके क्या इमोशंस वहां पर चल रहे हैं, राइट। इस पूरे सिनेरियो में जब आपने उसको एक थोड़ा सा कंपोज करने की कोशिश करोगे, अपना कंपोजर यहाँ पर रीगेन कर सकेगा, उस चीज के लिए आप थोड़ा सा उसको ना, जिस पॉइंट पर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहां पर उसका आउटबर्स्ट हुआ है, उससे थोड़ा सा रीअसाइन कर दो उसको, है ना। थोड़ी एक ऐसा काम दे दो जहां पर वो थोड़ा सा अपना माइंड को शांत कर सके, है ना, जहां पर उसको शायद डॉक्यूमेंटेशन का काम दे दो, है ना, एग्जैक्टली उसको लोगों के बीच में इन्वॉल्व ना करो, उसको अलग से उठा दो कि भैया जहां पर तुम, या लेट्स से कि बाहर की जो बाकी टीम्स आ रही हैं, मेडिकल टीम आ रही है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको लगा दो, ताकि वो उस पर्टिकुलर पब्लिक स्फेयर में जहां पर पब्लिक इन्वॉल्व है उससे थोड़ा सा बाहर निकल सके, बिकॉज अब जाहिर सी बात है लोग उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको उस चीज को वहां पर अवॉइड करना है, राइट। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू मेक श्योर आप किसी और एक फेलो ऑफिसर को या अपने फेलो कलीग को या उसके किसी कलीग को आप कहो कि भैया थोड़ा ध्यान रखना है इसका, इस समय बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है इसकी परेशानी का रीजन भी बिल्कुल जायज है, अब यहाँ पर भी इसके साथ एक इश्यू हो चुका है, हो सकता है वो सोचे कि भैया कल कोई वीडियो वायरल होगी मुझे सस्पेंड ना कर दे, तो वो चीज सब कुछ आपको बतानी है, राइट। आफ्टरवर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आफ्टरवर्ड यहां पर क्या होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को लगेगा चलो भैया अब तो सिचुएशन डेस्केलेट होगी, अब दोबारा से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ्स को यहां पर शुरू कर दो। नहीं, अब यहां पर क्या करना है कि आपको दोबारा से थोड़े समय के बाद जब सारी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, यू हैव टू गेट इन टच विद हिम, कम्युनिकेट विद हिम, अंडरस्टैंड हिज क्राइसिस, टेल हिम अबाउट द करंट सिचुएशन, और उसको थोड़ा सा, उसको भी आप थोड़ा मैनेज करने के लिए एक प्रोत्साहन यहां पर दोगे, है ना। ह्यूमन कंटेक्स्ट को यहां पर एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल हैव टू डॉक्यूमेंट दिस एंटायर थिंग। आप फिर सभी चीजों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट कीजिए उसी समय पर, मतलब आफ्टर द इंसिडेंट आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए कि हाँ जी भैया, फैक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि ऐसा ऐसा कंसर्न यहाँ पर हुआ था, बिकॉज द थिंग इज ना कि वीडियो तो अब आपका वायरल हो जाएगा, है ना, सोशल मीडिया पे चढ़ जाएगा, और ऐसी चीजें जो जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को अगेंस्ट सिनिकल बिहेवियर रहता है, सिनिकल पॉइंट रहता है, वो तो वैसे बहुत वायरल होता है ना। सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनका एल्गो भी उस तरीके से काम करता है, सिनिकल पॉइंट्स को, राइट। तो उस समय पर आपको अपने पूरी चीज को डॉक्यूमेंट करना है फैक्चुअली, है ना, प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि वीडियो पब्लिक है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं शो कॉज आ सकता है। पहले से आपने डॉक्यूमेंट करके रखा होगा पूरी सिचुएशन को, तो उस केस में पहले से एक प्रोएक्टिवनेस रहेगी कि तो कल को भैया उस ऑफिसर के करियर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि अच्छा भैया आपने ऐसे क्यों चिल्ला दिया, है ना। और इसको स्ट्रेस रिलेटेड फ्रेम करना है, ना कि ये बताते हुए कि नहीं भैया ये तो भैया कॉम्पिटेंस फेलियर, नहीं, स्ट्रेस रिलेटेड कि वो अपने फैमिली तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसके लिए भी उसकी फैमिली एट द सेम टाइम बहुत जरूरत है, राइट। उसके बाद थोड़े समय के बाद जब आपको लग रहा है कि भैया थोड़ी चीजें काम डाउन हो चुकी है, 2-3 घंटे हो चुके हैं, तो रोटेशन थोड़ी सी इंश्योर करो अपने टीम मेंबर्स की, थोड़ी रोटेशन करते रहो, है ना जी, ताकि थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, रेस्ट दे दो थोड़ा सा बीच में, ताकि थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिले। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब आपके लिए एक चेक बन जाता है कि जो आपकी रेस्ट ऑफ द टीम है उनसे जरूर एक बार बात कर लो, बिकॉज द थिंग इज कि ये व्यक्ति जिसका गुस्सा वहां पर निकला है, ये आपके लिए केस स्टडी बन जाता है ना, मतलब उस राजीव जी के लिए केस स्टडी बन जाएगा कि यार किसी और का भी तो गुस्सा निकल सकता है। चेक विद द रेस्ट ऑफ योर टीम कि क्या वो भी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका किसी प्रकार का कंसर्न तो नहीं है, उनको किसी प्रकार की टेंशन तो नहीं है, उनकी फैमिली की साइड से सब कुछ सही है कि नहीं है। एंड और स्पेशली जो आपके दो व्यक्ति जो रीअसाइनमेंट यहाँ पर मांग रहे थे, उनसे भी जाकर डिस्कशन करो कि एग्जैक्टली क्या कंसर्न है, क्यों वो रीअसाइनमेंट मांग रहे हैं, एंड कोशिश करो उनके कंसर्न को एड्रेस करने का, ताकि भैया उनको भी इंक्लूड किया जा सके। एंड पूरी टीम में थोड़ा सा आपको पुश फैक्टर लगाना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज आपके इमोशंस विजिबल है। बीइंग अ लीडर योर इमोशंस हैव टू बी स्टेबल, दैट इज द पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर अपने आफ्टरवर्ड मोमेंट में यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की कॉम्पिटेंसीज जो थर्ड पार्ट में यहाँ पर पूछा गया है, तो अगर आपको याद हो कोई गोल्डमैन में हम 5 कंपोनेंट वहां पर पढ़ते हैं, राइट। तो भैया उन्हीं 5 कंपोनेंट्स को यहां पर कोड डाउन कर दो कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, कि भैया सभी चीजें यहां पर टेस्ट हो रही हैं, और कैसे कैसे आप इनके अगेंस्ट पॉइंट रख सकते हो कि भैया राजीव को अपने खुद के भी जो स्ट्रेस उसका चल रहा है उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व करके रखना है, अवेयर रहना है अपने स्ट्रेस को लेके भी, कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं, टीम सब लोग यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेल्फ रेगुलेशन के केस में भैया अपना काम एंड कंपोजर यहाँ पर मेंटेन करके रखना है,
मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रेशर्स के बावजूद भी आपको अपना कंपोजर नहीं छोड़ना है। एम्पैथी के केस में जो आपका ग्रीविंग क्राउड है उसका थोड़ी सी एम्पैथी रखनी है, राइट। एंड मोर ओवर जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी आपको एम्पैथाइज करना है, जिनकी फैमिली के साथ कंसर्न अभी करंटली चल रहा है ना, उनका गुस्सा निकल चुका है। जो 2 मेंबर्स हैं जो कि रीअसाइनमेंट चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को भी एज अ सिग्नल ऑफ एग्जॉशन यहाँ पर कंसिडर करना है। ऐसा डिसलॉयल्टी नहीं मानने की सब भैया वो तो डिसलॉयल यहाँ पर हो चुके हैं, नहीं नहीं, राइट। फिर उसके अलावा फिर अगर हम बात करें कि लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द सोशल स्किल पार्ट, अब सोशल स्किल पार्ट में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो आपको क्राउड के साथ मैनेजमेंट करनी है, लोकल लीडर्स को वहां पर इन्वॉल्व करना है ना, ताकि आपको उस पूरी सिचुएशन को डीएस्केलेट यहाँ पर किया जा सके, राइट। एट द सेम टाइम आपको मोटिवेशन यहाँ पर मेंटेन करके रखनी है, पूरी टीम का मोराल अप रखना है, अपना भी मोराल यहाँ पर अप रखना है, राइट। दैट इज हाउ यू आर बेसिकली एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस होल सिचुएशन एंड टू गेट और टू जनरेट अ बेस्ट आउटकम आउट ऑफ इट। तो उसी तरीके से कि अब राजीव के यहाँ पर क्या करेंगे, वो लीड करेंगे विद एम्पैथेटिक लिसनिंग टुवर्ड्स द क्राउड, है ना, रेदर देन डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन के बजाय एम्पैथेटिक लिसनिंग यहाँ पर रखनी पड़ेगी, उनके कंसर्न्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, उनको उस चीज़ के सोल्यूशंस वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, राइट। एंड मोर ओवर अपने ऑफिसर का जो एग्जॉशन था उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए, एक अवेयरनेस यहाँ पर रखते हुए, उनके अपने 2 मेंबर्स के कंसर्न्स को समझना पड़ेगा, उनके लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम रिलीफ का जो पूरा सिस्टम वहां पर चल रहा है उसको मोटिवेशन के साथ लीड करना पड़ेगा, ताकि अगेन बेस्ट आउटकम यहाँ पर जनरेट की जा सके। तो ये आपका बेसिक से एक एप्लीकेशन वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इन पांचों के साथ भी अगर आप एक एक पॉइंट लिख देंगे क्या भैया इन कॉम्पिटेंसेस का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हाईलाइट बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक कंक्लूजन में यहाँ पर क्या डाल सकते हैं कि भैया डिजास्टर रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को ही टेस्ट नहीं करता, बट अब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी वहां पर वो टेस्ट करता है कि आप उस समय पर एक ग्रीविंग क्राउड को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, अपनी टीम को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और वही चीज इस सिचुएशन में भी यहाँ पर बताई गई थी, राइट। तो वही चीज आपको बेसिकली अपना इस पर्टिकुलर आंसर में मेंशन भी करना है। तो आई होप सभी के लिए पर्टिकुलर केस स्टडी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगी दैट हाउ यू आर सपोज टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए, तो आप सभी के लिए केस स्टडीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 5 प्रैक्टिस हैं जिसमें से 2 हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी 3 आप अपने एंड पर अटेम्प्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सोचा जाए, क्वेश्चन के डिमांड को असेस किया जाए, क्योंकि अब इस केस स्टडी में कंप्लीटली हमारा फ्रेमवर्क चेंज हो गया दैट हाउ आर वी सपोज राइट। यू हैव टू स्टिक विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट इंट्रोडक्शन और स्टेक होल्डर्स अगर आप मेंशन कर देते हैं तो एक तरीके से आपकी केस स्टडी का जो आंसर आपको बनाना है, सोचना है, वो ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज योर एक्शंस आर गोइंग टू इम्पैक्ट द होल पीपल और द होल पॉइंट जो कि आपने स्टेक होल्डर्स में वहां पर लिखे हैं। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, डिस्कस करेंगे। अब जो अगला सेशन हमारा होने वाला शायद इकोनॉमिक्स का यहाँ पर रहेगा, है ना, कुछ ही दिनों में, तो हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे अपने इन सभी चीज़ों का। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।